Hey children, what's up? I hope you are doing perfectly fine, right? All of you are staying at home. Are you? The situation is dreaded everywhere and I advise everyone to stay at home. Even I am doing the same. So today's quote is, a goal without a plan is just a wish. For any goal that you want to achieve, you should have a proper strategy, a proper plan, full dedication, motivation, and full energy. That's the perfect recipe for success. Right, everyone? So, should we move ahead with today's lecture, Electricity, Lecture 3. That's for class 10th, as you already know. तो देखो, अपने लेक्चर में भी इस तरह बिजली कड़कने लगी है एंड ऐसा ही कुछ हो जब हम सब बोर्ड टॉप करें साथ में, है ना। तो हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कस कर लिया था, राइट? डन। चलो बताते जाओ। देन सर्किट डायग्राम डन। सर्किट सिंबल्स, जहाँ तक मुझे याद है मुझे स्टार्ट करना था सर्किट सिंबल्स से, है ना। इलेक्ट्रिक सेल हम सब जानते हैं, तो सिंबल्स इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक सिंबल्स। देन बैटरी, एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो बैटरी। देन प्लग की और स्विच ओपन, अगर डॉट नहीं है तो ओपन, डॉट है तो क्लोज्ड, सिंपल। वायर अगर जुड़ रहे हैं तो जॉइंट, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग ईच अदर विदाउट जॉइनिंग। एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे वायर क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन जॉइन नहीं कर रहे, सिंपल है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आप देख सकते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। रेजिस्टर कल डिस्कस किया था, वो जो कांटे वाला था समथिंग, वही रेजिस्टर है, ठीक है, याद आ गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस देख लिया, रेजिस्टेंस विद एन एरो। अब एरो कैसे कैसे जा रही है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। एम मीटर, वोल्ट मीटर सिंपल है। देन गैल्वेनोमीटर जी, गैल्वेनोमीटर जी है, वोल्ट मीटर वी है, एम मीटर ए है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नाउ what all we have to discuss today, लीस्ट काउंट, न्यूमेरिकल्स ऑन लीस्ट काउंट, फिर रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ओम्स लॉ, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, फिर बता दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स, इस पे क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं, लीस्ट काउंट पे क्वेश्चन आते हैं। आज के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, अ लॉट ऑफ फोकस इन द क्लास। स्टार्टिंग विद लीस्ट काउंट, it is the minimum measurement or value that we can measure with any instrument। किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कितनी कम से कम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, that gives you least count। ये फॉर्मूला बॉक्स दिख रहा है, फॉर्मूला यूज्ड, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इसी से तो क्वेश्चन सॉल्व होने। स्टार भी मेरा बिगड़ गया, एनीवेज। दिस इज़ द फॉर्मूला यूज्ड फॉर लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो भी नंबर ऑफ डिवीजन होंगे इज इक्वल टू उनकी वैल्यू। कितने डिवीजन पे कितनी वैल्यू है, बस इतना ही बताना है, कितने डिवीजन पे कितनी वैल्यू है। फिर वन डिवीजन का लीस्ट काउंट हमें कैसे निकालना है, वन डिवीजन इज इक्वल्स टू वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस आ गए तो लीस्ट काउंट पे क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूला तो आपने जस्ट पढ़ा, नाउ रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ। सबसे पहला रूल तो यही है ना। चलो जल्दी से पॉज करो। डन, चलो पॉज हो गया डन एवरीवन। चलो, इन अ गिवन एम मीटर नीडल इंडिकेट्स 17 डिवीजन। जो एम मीटर की नीडल है वो क्या इंडिकेट कर रही है, कितना डिवीजन, 17th डिवीजन। अभी हम लोग देखेंगे एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर ये कैसा होता है, ठीक है। इट हैज़
10 डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 10, बिटवीन रेंज क्या है 0 to 0.5 एम्पियर, ये एम मीटर लिखा है पता नहीं क्या, एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17th डिवीजन, कैन यू फाइंड आउट, ठीक है, बहुत सिंपल है, चलो सॉल्व करें। 10 डिविजन्स की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर। फॉर 10 डिविजन्स द वैल्यू इज 0.5 एम्पियर। ओके, तो 1 डिवीजन के लिए क्या होगी, ये तो सबको पता है, यूनिटरी मेथड है, सबको आता है। 0.5 अपॉन 10 दैट इज 0.05 एम्पियर। यूनिट क्या होगी, एम्पियर ही होगी। तो 1 डिवीजन की वैल्यू अगर 0.05 एम्पियर है जैसा हमने निकाला, तो 17th डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, 17th डिवीजन की वैल्यू बताइए, 17 इंटू 0.05। चलिए बताइए आंसर क्विक। 0.85 एम्पियर is your answer. ओके, कितने लोगों ने खुद से कर लिया था, यस, चलो ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज एंड ट्राई। चलो जल्दी जल्दी करो, पॉज ट्राई। शुड आई डू इट, करें, चलो। एन ammeter has a range 0 to 3 ampere. There are 30 divisions on the scale. What is the least count? 30 divisions के लिए क्या है वैल्यू? For 30 divisions you have the value is 3 ampere, right? One division is equals to 3/30. Am I right? Everyone, 0.1 एम्पियर। खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, आंसर आ गया था, सबका आ गया था। चलो नेक्स्ट, ये क्या, ये तो होमवर्क क्वेश्चन आ गया। ओके, this question is your homework on least count. The answer will be posted in description box. कहाँ आंसर पोस्ट करूँगी मैं, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये लिख रही हूँ मैं, बड़ा बड़ा आवाज़ अगर ना सुनाई दे, सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड योर आंसर। ओके, चलो, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, जस्ट ट्राई इट एट योर होम, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द आंसर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पहले भी मैंने बताया था, रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को, चेंज को रेजिस्ट करना, दैट मीन्स यू डोंट वांट द रेंज चेंज, दैट इज रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट फ्लो नहीं होने देना बाय द कंडक्टर। कोई कंडक्टर, बी इट मेटल, बी इट वायर, कुछ भी है, दैट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको पूरा फ्रीली फ्लो नहीं होने देता, दैट इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस। इस पर क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज़ बी वेरी फोकस्ड इन द क्लास, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्विकली वी मूव ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर कैसा है, मेटल है या सेमी एलॉय है, क्या है ना। लेंथ, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, कैसे
R is directly proportional to L. I'm writing down all the relation. अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स लेंथ के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, या रेजिस्टेंस के बढ़ेगी तो लेंथ भी बढ़ेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं. इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया बढ़ेगी, यानी ऑपोजिट रिलेशन होगा. ठीक है, इन्वर्स. टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है. टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. विद द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस. Any confusion, children? Any doubts? Please put it down in the comment section. Whatever doubts, whatever queries you have regarding your studies, or you want to suggest a topic for any video, you want a lecture on something, please suggest. Suggestions are most welcomed in the comment section. Okay? All the doubts, all the queries, whatever you want to write, whatever you want to write about the lecture, please use the comment section. Please use the comment section for communicating with me. I'll surely revert back to you. Right? Done? Next, आगे बढ़े. चलो, ओम्स लॉ. ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है. मैं कितने स्टार्स बनाऊँ इस पर? 1 2 3 4 5 स्टार टॉपिक. ओम्स लॉ सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. गारंटीड क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉ. गारंटीड क्वेश्चन विल कम. और जब मैं बोल रही हूँ गारंटीड क्वेश्चन, आपको छोड़ना नहीं है. एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िए. ठीक है, चलो. ओम्स लॉ तो किसने दिया था सबसे पहले? ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज साइमन ओम. इट कुड बी अ 1 मार्कर. 1 मार्क क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि ओम्स लॉ वाज गिवन बाय डैश. ठीक है, अब उसने क्या किया था? ओम्स लॉ बेसिकली था क्या? ही फाउंड द रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल. तो बेसिकली जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है उसके बीच और उसके टर्मिनल्स, उसके 2 टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच, बेसिकली V और I का रिलेशन है ये. ओके, गॉट इट एवरीवन? चलो. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through provided its temperature remains the same. अगर किसी सर्किट का वायर का टेम्परेचर सेम रखा जाए तो उसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस और उसके अंदर फ्लो करने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा. करंट बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा. मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझाया है. इट मीन्स V is directly proportional to I. अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है. So now can we move ahead? Can we move on to the next slide, children? ठीक है, समझ आ गया? इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. Yes. So this is very very important. Graph between V and I, which will give you, the slope will give you resistance, that is R. ठीक है, हम सब ने देखा. क्या ये बात अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ठीक, तो अगर जो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज़ R फॉर रेजिस्टेंस. ओके, तो अब अगर R का इक्वेशन निकालें तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई. ये सबको समझ में आ रहा है ना कि I को दूसरे साइड ले गए तो V बाई आई हो गया, R V बाई आई हो गया. V की यूनिट क्या है? वोल्ट. I की यूनिट क्या है? एम्पियर. R की यूनिट होगी ओम. ठीक है, ये इसका सिंबल होगा OHM, ओम. परफेक्ट. चलो, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V और I के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है.
ठीक, चलो नेक्स्ट। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मैंने 3 स्टार्स मार्क कर दिए, इसको भूलना नहीं है। ये डेफिनेशन है 1 ओम की, 1 ओम की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी एग्ज़ाम्स में। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ अप्लाइड, अगर जो हमें इक्वेशन पता है तो हम डेफिनेशन ईज़िली लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि इक्वेशन से हमारे 2 काम होंगे। हम एक तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेकेंडली और हम क्या कर सकते हैं, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यू शुड नेवर फॉरगेट अ फॉर्मूला, एक इक्वेशन तो कभी भूलनी नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा इक्वेशंस नहीं हैं इस चैप्टर में, एंड आई एम क्लियरली मेकिंग अ बॉक्स, या तो फिर मैं उसको मार्क कर दे रही हूँ कि जो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं हर टॉपिक के, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी। देखते हैं डेफिनेशन। इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिस थ्रू इट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 एम्पियर का करंट हो, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ओम। सुपर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ये हम आराम से लिख सकते हैं अगर हमें इक्वेशन पता हो और हमें चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, ओम्स लॉ की नॉलेज हो। ओके, ये कुछ यूनिट के कन्वर्जन्स हैं। हमें सिंपली पता है कि 1 किलोग्राम हुआ या 1 किलो लीटर हुआ या 1 किलोमीटर हुआ, जो भी हुआ 10 to the power 3 ओम। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 1 किलो ओम इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 ओम, 1 मेगा ओम इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 ओम, 1 मिली ओम इज इक्वल्स टू 10 to the power -3 ओम। अगर पूछा जाए 1 माइक्रो ओम 10 to the power -6, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एम्पियर वाले केस में, पढ़ा है ना मिली माइक्रो का सारा वैल्यू, राइट। तो बस ये वैल्यूज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये बेसिक चीज़ें भी हैं। These conversions are the basis of any mathematical derivation, या कोई भी फॉर्मूला या कोई भी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। चलिए लेट्स मूव। रेजिस्टिविटी, रो इज़ द कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल एट अ गिवन टेम्परेचर, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रो का सिंबल देख लेते हैं, दिस इज़ द सिंबल फॉर रो, दिस इज़ द सिंबल फॉर रो, डन। अब रो क्या है, इसकी थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज़ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटीरियल। ये तो हो गई डेफिनेशन। अभी इसकी थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, आपको समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। अभी हमने देखा था, हम जब पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, अभी थोड़ी देर पहले, तो हमें याद है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। आपको याद हो, मैं लिखती जा रही थी सारे फैक्टर्स के बगल में कि रिलेशन क्या क्या है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या इतनी बातें सबको याद हैं? तो हम सिंपली दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाई A, डन। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटाते हैं, ये एक बेसिक बात है, जिसको नहीं पता हो वो जान ले। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और वही कांस्टेंट रो है, वही कांस्टेंट हमारे लिए यहाँ पे रो है, रेजिस्टिविटी है। तो R इज़ इक्वल्स टू रो L बाई A। ये एक सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। R इज़ इक्वल टू रो L बाई A।
पिछले 2 लेक्चर्स से हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, एम मीटर की बात कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको देखना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर कि हम क्या एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं। हम जब हम उस चीज़ को कभी देखे ही नहीं होंगे देन हाउ विल वी नो कि क्या कह रहा है, पता नहीं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, राइट? वी विल नॉट गेट अ क्लियर पिक्चर। तो उसी के लिए आई हैव बॉट सम पिक्चर्स फॉर यू। दिस इज़ वोल्ट मीटर। कैन यू सी दिस सिंबल V हियर? V दिख रहा है। वोल्ट मीटर और एम मीटर एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ वोल्ट मीटर, द फर्स्ट वन is voltmeter, the second is ammeter and the third is screw gauge, जिसका काम अभी तो आपको नहीं है, नेक्स्ट ईयर पड़ेगा। इन क्लास 11th you will have a practical in which you have to use screw gauge। screw gauge जो है बहुत ही छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे कोई बहुत पतला सा वायर है उसका हमको रेडियस निकालना है, तो उसी के लिए स्क्रू गेज का हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द लीस्ट काउंट। कैन यू सी 0.01 रिटन हियर? ये दिख रहा है 0.01 छोटा सा लिखा हुआ है। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन याद आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर लीस्ट काउंट की डेफिनेशन? जल्दी बताइए मुझे, क्विक। लीस्ट काउंट इज़ अ वैल्यू, मिनिमम वैल्यू विच यू कैन मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे कम वैल्यू 0.01 mm इससे मेजर की जा सकती है। डन। एक और इंस्ट्रूमेंट मुझे आप लोगों को दिखाना था, दैट वाज दिस वर्नियर कैलिपर्स। दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो यू विल यूज़ इन क्लास 11th द नेक्स्ट ईयर इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू टेक साइंस, राइट? अगर आप साइंस लेते हैं नेक्स्ट ईयर तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर्स। सो आई bought 4 instruments for you, the pictures of 4 instruments, voltmeter, ammeter जिनका भी आपको काम है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जिनका नेक्स्ट ईयर आपको काम पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ आई विल टेक अ लीव। स्टे ब्लेस्ड, keep hustling, keep studying and always keep your spirit very high. This situation is not an ideal one, it's a dreaded situation. The second wave of corona is a dreaded situation, but still always try to create a positive atmosphere. Always try to create a positive atmosphere, a positive surrounding, so that you never get a tinge of negativity in yourself, right? तो इसी के साथ बाय बाय, कीप हसलिंग चिल्ड्रन।